मासूम मोहब्बत पार्ट 7। अगर तुम किचन में गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल वह सुहानी को अपनी गोद में उठा के बेड की तरफ ले जाते बोला, चलो अभी सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है और मेरी भी कल एक मीटिंग है, मुझे भी सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। इतना बोल मोक्ष सुहानी को बेड में लिटा देता है और खुद भी उसके बगल में सो जाता है। और उसे सोता देख सुहानी झट से उसके ऊपर आकर लेट जाती है, क्योंकि मोक्ष सुहानी को ऐसे ही सुलाता था। उसकी आदत भी अब मोक्ष के ऊपर सोने की हो गई थी। मोक्ष उसकी हरकत देख मुस्कुराने लगता है, फिर उसके सिर में किस करके अपनी आंखें बंद कर देता है। गीता का कमरा दूसरी तरफ गीता भी अब सोने की तैयारियां कर रही थी कि तभी कोई चुपके से उसके रूम का दरवाजा खोलता है। गीता जो अपना बेड ठीक कर रही थी, उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया ही नहीं। वो शख्स अब चलते हुए गीता के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। गीता को जब एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो वो डरने लगती है, क्योंकि रात काफी हो गई थी और अब तक सभी अपने कमरे में सो गए होंगे। उसे डर लग रहा था कि इस वक्त उसके कमरे में कौन आ गया। गीता डरते हुए पीछे मुड़ती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे देखती है तो डर के पीछे हटती है। लेकिन तभी उसका पैर बेड से टकराता है और वो गिरने लगती है। लेकिन तभी वो शख्स उसे उसकी कमर से होल्ड करके अपनी तरफ खींचता है, जिससे गीता सीधा उस के सीने से टकरा जाती है। गीता की तो डर से हालत खराब हो गई थी। शख्स गीता को देख अपनी सख्त आवाज में बोला, ठीक से खड़ा रहना नहीं आता क्या? अगर गिर जाती और चोट लग जाती तो? गीता उसकी सख्त आवाज सुन डर जाती है और उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है। जब काविन को एहसास होता है कि गीता डर रही है तो उसे थोड़ा दूर करते बोला, क्या मैंने तुम्हें मारा है? गीता उसकी बात सुन नजरें नीचे किए हुए नामे सिर हिला देती है। काविन फिर पूछता है, तो क्या मैंने तुम्हें डांटा है? गीता फिर से नामे अपना सिर हिला देती है। काविन उसे देख अपने दांत पीसते बोला, जब मैंने तुम्हें मारा नहीं, डांटा नहीं, तो तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? गीता उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी नजरें झुकाए हुए ही खड़ी रहती है। काविन गीता की नजरें ऐसी झुकी देख उसकी चीन को पकड़ कर ऊपर करके थोड़ा प्यार से पूछता है, लिटिल गर्ल, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? गीता उसके ऐसे प्यार से पूछने से उसे हैरानी से देखने लगती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैबिन उससे इतने प्यार से बात कर रहा है। वो अभी अपने ख्यालों में ही खोई थी कि उसके कानों में फिर से कैबिन की आवाज़ पड़ती है, लिटिल गर्ल कहाँ खो गई? बोलो, तुम मुझसे डरती क्यों हो इतना? गीता हकलाते हुए बोली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। और उसकी बात सुन केविन 2 सेकंड उसे देखने लगता है, फिर उसे देखते बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है लिटिल गर्ल कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? गीता उसकी बात सुन मासूमियत से कहती है, क्योंकि आप जब से मुझे मिले हो तब से आप मुझसे गुस्से से बात करते हो, इसलिए मुझे लगता है कि अभी। उसने इतना ही बोला था कि केविन ने उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त और ठंडे होंठ रख देता है और बड़े प्यार से उसके होठों को चूमने लगता है। गीता को जैसे अपने होठों में केविन के होठों का स्पर्श महसूस होता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। केविन गीता के होठों को चूमे जा रहा था और गीता वही अपनी जगह पर जम सी जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। केविन गीता के कभी अपर लिप को सक करता तो कभी लोअर लिप्स को सक कर रहा था। गीता उसके एहसास में खोने लगती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। उसके हाथ काविन के कंधे पर कस जाते हैं। उसका एहसास होते ही काविन अब गीता के होठों पर डीप किस करने लगता है और गीता भी उसके उस एहसास को बस फील कर रही होती है। उसे ये फीलिंग बहुत ही अजीब लग रही थी, शायद बहुत प्यारी सी फीलिंग थी उसके लिए, जो आज उसने पहली बार महसूस की थी। गीता अपनी आंखें बंद किए हुए काविन के किस को फील कर रही थी कि अचानक उसे अपनी आंखों के सामने 3-4 लड़के दिखने लगते हैं और उनके सामने एक लड़की ज़मीन में पड़ी उनसे हाथ जोड़ के रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन वो सभी उस पर हैवानों की तरह गंदी हँसी हँस रहे थे। तभी एक लड़का आगे बढ़कर उस लड़की का दुपट्टा उसके गले से खींच लेता है। गीता एकदम अपनी आँखें खोलती है और केविन को ज़ोर से धक्का देके खुद से दूर करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, छूना मत मुझे, प्लीज़ मेरे पास मत। गीता बेड में बैठ पीछे-पीछे घिसकने लगती है और बार-बार उसे खुद से दूर जाने के लिए कहती है। केविन जो गीता को किस करने में खोया हुआ था, जैसे ही गीता ने उसे धक्का दिया वो एकदम चौंक गया था, क्योंकि गीता ने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि केविन 2 कदम पीछे हो जाता है। लेकिन उसने जैसे ही गीता की हालत देखी, हैरान रह गया। गीता अब तक खिसकते हुए बेड से एकदम चिपक जाती है और अपने सिर को घुटनों के बीच में छिपा देती है और बस बड़बड़ाए जाती है, मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ जाने दो। वो पैनिक करने लगती है। केविन जो अपनी जगह में खड़ा अपना सिर टेढ़ा करके गीता को देखे जा रहा था, जब उसने देखा कि गीता पैनिक करने लगी है तो वो तुरंत उसके पास आता है। गीता ने अब भी अपना सर अपने घुटनों के बीच में छिपाया हुआ था। केविन गीता के पास आकर उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है, फिर उसके कमर पर हाथ रख उसे सहलाने लगता है। केविन गीता के कमर को सहलाते हुए बोला, लिटिल गर्ल देखो, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है यहाँ, मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो गीता को शांत कराने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे में कोई भाव नहीं दिख रहे थे। केविन के इतने पास होने से और उसे ऐसे गले लगाने से गीता को पहले बहुत डर लगता है और वो केविन को उससे दूर करने लगती है और उसे बार-बार छोड़ने को बोलती है, लेकिन केविन उसे नहीं छोड़ता। बस प्यार से उसे शांत कराने लगता है और लगातार उसकी कमर और सिर को सहलाने लगता है। केविन के इतने प्यार से उसे शांत कराने से गीता को अच्छा लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी सेफ जगह में आ गई हो। गीता
केविन को कस के पकड़ लेती है और सिसकते हुए बोली, मुझे उनसे बचा लीजिए, वो मुझे मार देंगे, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती।" गीता इतना बोल चुप हो जाती है। केविन जब उसको शांत करा रहा था और उसकी बातें सुन रहा था, जब उसने देखा गीता बोलते-बोलते चुप हो गई, तो वो अपना सर नीचे करता है। उसे अपने सीने में गीता का भार महसूस होता है। गीता को खुद से दूर करता है तो देखता है गीता की आंखें बंद थी, वो बेहोश हो गई है। केविन गीता को आराम से बेड पर लिटाता है और वो एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है। गीता के चेहरे में इस वक्त डर साफ-साफ दिख रहा था। केविन नीचे जाकर गीता के माथे को चूम लेता है और ऊपर उठ जाता है। केविन की आंखें अब बहुत खतरनाक दिख रही थी। वो गीता को देख बोला, आई प्रॉमिस लिटिल गर्ल, जिन लोगों की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हुई है, मैं उन लोगों को इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि अगर वो रहम की भीख मांगे तो भी उन्हें रहम नहीं मिलेगी। इतना बोल वो गीता को देखकर कमरे से बाहर चला जाता है। क्या हुआ है गीता के साथ ऐसा, ये तो आपको आगे आने वाली कहानी में पता चलेगा। अगली सुबह 6 बजे मोक्ष सुहानी का कमरा, मोक्ष और सुहानी बेड पर सोए हुए थे। नहीं, बेड पर तो सिर्फ मोक्ष सोया था, सुहानी तो मोक्ष के ऊपर किसी छोटे बच्ची की तरह लिपट के सोई हुई थी। मोक्ष की आंखें खुलती है तो उसकी नजर अपने ऊपर सो रही उस प्यारी सी लड़की पर जाती है, जो उसके ऊपर ऐसे सोई थी मानो वो ही उसका बेड हो। मोक्ष सुहानी के प्यारे से चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो झुककर सुहानी के होठों पर पैक करता है। फिर मन में बोला, आज की मॉर्निंग मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मॉर्निंग है। इतना बोल वो हल्का सा पलटकर सुहानी को प्यार से बेड पर लिटा देता है। फिर बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। करीब 5 मिनट बाद मोक्ष वॉशरूम से बाहर आता है। एक नज़र सुहानी को देख वो कमरे से बाहर जिम चला जाता है। आज सुहानी की पहली रसोई की रस्म थी, लेकिन अभी सुबह के 6 बज रहे थे, इसीलिए मोक्ष ने अभी सुहानी को नहीं उठाया था। 1 घंटे बाद मोक्ष रूम में वापस आता है तो देखता है सुहानी एक पिलो को गले लगा के सुकून से सोई हुई थी। मोक्ष सुहानी को सुकून से सोया हुआ देख उसके पास आता है और फिर उसे देखने लगता है। वो सुहानी की मासूम से फेस को देख रहा था, जो सोते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। मोक्ष उसके सिर में प्यार से हाथ फेरते बोला, रैबिट उठो, 7 बज गई है। लेकिन सुहानी उसकी आवाज सुन दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा देती है और फिर सो जाती है। मोक्ष उसकी ये हरकत देख मुस्कुराने लगता है। वो फिर से सुहानी को आवाज लगाता है, रैबिट उठो, 7 बज गए हैं, तुम्हें 9 बजे कॉलेज भी जाना है, जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ। लेकिन सुहानी फिर भी नहीं उठती। मोक्ष की आंखें अब छोटी हो जाती है और वो 2 सेकंड तक उसे घूरने लगता है। फिर अचानक से डबल स्माइल करने लगता है। वह बेड के पास आकर सुहानी को देख नीचे झुकता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में आ जाता है और सुहानी को बाथटब में एकदम से बैठा देता है। सुहानी को जैसे ही ठंडे पानी का एहसास होता है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, हबी कहाँ गया, बचाने आओ। मोक्ष उसकी आवाज़ सुन अपने कान में हाथ रख देता है और उसे घूरने लगता है। सुहानी को जब एहसास होता है कि वो सही सलामत है तो वो एक राहत की सांस लेती है। फिर कहती है, थैंक्स गॉड जिंदा हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो अपने रूम में थी, मैं ले आया तुम्हें, मोक्ष ने उसे घूरते हुए कहा। सुहानी ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, झट से अपने बगल में बैठे खड़े मोक्ष को देखा, जो उसे ही अपनी नीली आंखों को छोटी करके घूरे जा रहा था। सुहानी उसे देख मासूमियत से बोली, हब्बी आप मुझे यहाँ क्यों लाए, आपको पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। उसकी बात सुन मोक्ष उसकी तरफ झुकते बोला, टाइम देखा तुमने कितना हो रहा है, तुम भूल गई हो तुम्हें आज से कॉलेज भी जाना है। उसकी बात सुन सुहानी को याद आता है कि आज तो उसकी पहली रसोई की रस्म भी है। वो जल्दी से बाथटब से खड़ी हो जाती है और मोक्ष की तरफ देखते बोले, हब्बी आप कितने गंदे हो, आप मुझे लेट करवा दिए, आपको पता नहीं आज मेरी पहली रसोई है, मुझे सबके लिए खाना बनाना है, अगर मैं लेट हो गई तो मुझे सबसे अच्छे अच्छे गिफ्ट कैसे मिलेंगे। इतना बोल वो मुंह फुला देती है। एक्सप्रेशनलेस मोच तो सुहानी की बात सुन उसे घूरने लगता है। मतलब हद है इस लड़की का। पहले तो वो पिछले 20 मिनट से उसे उठाने पर लगा हुआ था और महारानी तो खुद उठने को तैयार नहीं हो रही थी, और मुझे कह रही है कि मेरी वजह से लेट हो रही है। मोक्ष सुहानी को देख घूरते हुए बोला, मेरी वजह से कैसे हुआ, खुद तो पहले कुंभकर्ण की तरह सोई हुई थी और मुझे कह रही हो कि मेरी वजह से लेट हो गई हो, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कब से उठा रहा हूँ। सुहानी उसकी बात सुन उसे देखते बोली, मुझे क्या पता अभी आप कब से उठा रहे थे, आपको मुझे ठीक से उठाना चाहिए था। इतना बोल वो बाथटब से निकलकर मोक्ष को देख मुंह बनाते हुए वॉशरूम से बाहर आ जाती है। मोक्ष उसकी ये हरकत देख मुंह खोले वॉशरूम के डोर को देखने लगता है, जो अब बंद हो गया था। वो अपने होश में आता है, फिर खुद में ही बोला, मैंने तो ठीक से उठाया था उसे। फिर अपना सर झटकते हुए, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो हो ये लड़की मुझे पागल कर देगी। मोक्ष भी अब शावर लेने लगता है। लिविंग हॉल, सुहानी आधे घंटे बाद तैयार होकर नीचे आती है और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ जाती है। सुहानी जैसे ही किचन में आती है तो देखती है निहारिका जी पहले से ही किचन में काम कर रही थी। सुहानी उनके पास आकर उनके गले लगते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। निहारिका जी उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, वेरी मॉर्निंग मेरा बच्चा, उठ गया मेरा बच्चा। सुहानी उनकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देती है, फिर उनसे दूर होकर, मम्मा मुझे क्या करना है आप मुझे बता दीजिए। सुहानी की बात सुन निहारिका जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा,
पूरी फैमिली के लिए। सुहानी खुश होकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और निहारिका जी सुहानी को सारी चीज़ें बताने लगती है। सुहानी सब चीज़ें देखते हुए मीठे में खीर बनाने की तैयारी करने लगती है। निहारिका जी एक मिनट की तरफ देखते हुए बोली, शीतल तुम सुहानी के साथ यहीं रहना और जहाँ पर उसे समझ ना आए उसे बताते रहना। शीतल जिसकी उम्र 26-27 के आसपास ही रही होगी, वो निहारिका जी की बात सुन जी मैम साहब बोलती है। निहारिका जी सुहानी को देखते हुए बोली, सुहानी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो शीतल से बोल देना, वो तुम्हारी मदद कर देगी। मैं तुम्हारे पापा को चाय देकर आती हूँ। सुहानी उनकी बात सुनकर बोली, ओके मम्मा। निहारिका जी के जाने के बाद सुहानी खीर बनाने लगती है। वो शीतल की मदद से खीर बना रही थी। शीतल अब सुहानी को चीनी मिलाने के लिए बोलती है तो सुहानी चीनी का डब्बा उठाकर उसमें जैसे उसे मिलाने लगती है कि तभी शीतल को खांसी होने लगती है। सुहानी जैसे ही शीतल को ऐसे खांसता हुआ देखती है तो वो मीठे का डिब्बा वहीं बगल में ही रख शीतल को पानी का गिलास देने लगती है। शीतल सुहानी के हाथ से पानी का गिलास लेकर पानी पीने लगती है तो सुहानी चीनी का डिब्बा उठाकर खीर में मिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में सुहानी की खीर बनके तैयार हो जाती है। निहारिका जी वहाँ आकर सुहानी से बोली, बेटा बन गया मीठा? तो सुहानी हाँ में सिर हिला देती है। निहारिका जी अब शीतल की मदद से सारा नाश्ता डाइनिंग में लगवाने को कहती है। सब भी डाइनिंग टेबल में आकर बैठ जाते हैं। आर्यन उछलते बोला, मॉम आज का नाश्ता बन्नी ने बनाया है क्या? सुहानी उसकी बात सुनकर बोली, नहीं आरू, मैंने तो बस खीर बनाई है, बाकी मम्मा ने बनाया है। सुहानी की बात सुन आर्यन बोला, मॉम मुझे तो पहले खीर खानी है। फिर तो उसकी बात सुन सब मुस्कुरा जाते हैं। मेड अब सबको खाना सर्व करने लगती है। सभी लोग अब खाना खाने लगते हैं। आर्यन तो एक साइड होकर पहले खीर खाने लगता है। वो जैसे ही खीर का चम्मच अपने मुँह में रखता है तो एक पल के लिए उसका मुँह ही नहीं खुलता। वो बस खीर को मुँह में लिए मुँह बनाने लगता है। आर्यन सबकी तरफ देखता है जो उसे ही देख रहे थे, क्योंकि आर्यन एक साइड होकर सबके खाने से पहले ही खाने लगता है। आर्यन सबको अपनी तरफ देखते देख अपने दाँत दिखा देता है, फिर सुहानी की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी। आर्यन मुस्कुराते बोला, वाह बन्नी, तुमने खीर तो बहुत टेस्टी बनाई है। सुहानी उसकी बात सुन खुश हो जाती है और अब सबको देखने लगती है। सब सुहानी को देख अब उसकी बनाई खीर खाने लगते हैं। जैसे ही सब लोग खीर की एक चम्मच मुँह में रखते हैं तो सब एक पल के लिए अपनी जगह में फ्रीज़ हो जाते हैं। सुहानी सबको ऐसे चुप देख अपनी मासूम आवाज़ में बोली, क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हैं? अच्छी नहीं है क्या? सुहानी की बात सुन अब जाके अपने होश में आते हैं और सुहानी को देखने लगती है जो उन्हीं को मासूमियत से देखती है। आर्यन सबको ऐसे चुप देख बोला, अरे बन्नी, वो तुम्हारी खीर इतनी टेस्टी है कि किसी के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। तुम्हारी तारीफ में क्या बोले? उसकी बात सुन सुहानी खुश होकर बोली, सच्ची? तब तो मैं भी टेस्ट करूँगी। नहीं, तभी वह चारों तरफ सबकी आवाज़ गूंजती है। सबके एकदम ऐसे चिल्लाने से सुहानी सबको सवालिया नज़रों से देखने लगती है और कहती है, क्या हुआ? आप सब ऐसे एक साथ क्यों चिल्लाए? निहारिका जी सुहानी के ऐसे देखने से बोली, तुम खीर नहीं खा सकती। उनके ऐसे बोलने से सुहानी अब उनको देखने लगती है। फिर कहती है, क्यों मम्मा, क्या आप सबको खीर अच्छी नहीं लगी? आर्यन उसको देख बोला, नहीं बन्नी, मैंने बोला ना खीर अच्छी है, बहुत टेस्ट है। निहारिका जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते बोले, हाँ बेटा, खीर सच में बहुत अच्छी बनी है। सुहानी बोली, तो मम्मा आपने मुझे खीर खाने को क्यों मना किया? अब निहारिका जी को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो सोचने लगती है और सुहानी को उनको ऐसे चुप देख अजीब लगता है तो वो खीर टेस्ट करने लगती है। लेकिन उसने जैसे ही चम्मच में खीर निकाला ही था कि एक हाथ उसके हाथ को पकड़कर उसके खीर के कटोरे को अपनी तरफ कर देता है। सुहानी जब अपने बगल में देखती है, जहाँ मोक्ष सुहानी से उसकी खीर लेकर खुद खाने लगता है, सब तो उसे आँखें फाड़ देखने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था कि सुहानी ने खीर में गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया था और मोक्ष फिर भी उस नमक वाली खीर को बड़े आराम से खा रहा था। लेकिन जब सबने देख सुहानी खीर नहीं खा पाई तो सब रिलैक्स हो जाते हैं। सबको पता था सुहानी ने मन से सबके लिए खीर बनाई है। अगर उसे पता चलता कि खीर में नमक है तो वो पक्का दुखी हो जाती और कोई भी सुहानी को दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए सब चुप रहे। उन्हें कहीं न कहीं ये भी पता था कि मोक्ष नहीं चाहता था कि सुहानी को इसका पता चले, तभी तो उसने सुहानी को वो नमक वाली खीर नहीं खाने दी और खुद खा रहा है। सुहानी मोक्ष को देख मुँह बनाते हुए बोली, आप मेरी खीर क्यों खा रहे हो? आपने तो अपनी खीर भी खा ली, अब मेरी भी खा रहे हो, मैं क्या खाऊँगी? अब मुझे भी खीर खानी है। मोक्ष खीर खाते बोला, तुमने ये खीर खुद के लिए बनाई है या हमारे लिए बनाई है? सुहानी उसकी बात सुन उसे घूरते बोली, मैंने ये खीर सबके लिए बनाई थी और अपने लिए भी। मोक्ष अब बिना उसकी तरफ देखे बोला, मुझे खीर टेस्टी लगी इसीलिए तुम्हारी वाली भी खा ली, और अगर तुम्हें भी खाना था तो थोड़ा ज़्यादा बनाती। सुहानी मोक्ष की बात सुन अपना मुँह फुला लेती है और उसके हाथ में पकड़ी खीर की कटोरी को टुकुर-टुकुर देखने लगती है, इस उम्मीद से कि वो थोड़ा तो उसके लिए बचा ही लेगा। मोक्ष तिरछी नज़र से सुहानी को देखता है, उसे समझ आ रहा था कि सुहानी क्या सोच रही है, लेकिन मोक्ष पूरी खीर खा लेता है। थोड़ी-सी भी खीर नहीं बचती। सुहानी खीर की कटोरी पूरी खाली देख मोक्षु गुस्से से देखने लगती है।
उसे उम्मीद थी कि मोक्ष पक्का उसे थोड़ा-सा तो खाने देगा, लेकिन जब उसने देखा मोक्ष ने उसके लिए थोड़ी-सी भी खीर नहीं बचाई, तो उससे नाराज़ हो जाती है और उसे अपना मुँह फेर देती है। अब बेचारी सुहानी को ये कौन बताए कि उसने गलती से खीर में चीनी की जगह नमक मिला दिया था और सबको मीठी खीर की जगह नमकीन खीर खिला दिया। और हमारे मोक्ष बाबू नहीं चाहते थे कि सुहानी उस खीर को खाए, क्योंकि मोक्ष जानता था, अगर सुहानी को पता चला कि उसने खीर में चीनी की जगह नमक मिलाया है तो पक्का वो उदास हो जाती, क्योंकि उसने बड़े प्यार से वो खीर बनाई थी। मोक्ष खीर खत्म करके टिश्यू से अपना मुंह साफ करके अपनी जगह से उठ जाता है और सबको एक नज़र देखता है। जो उसे ही देख रहे थे वो सबको इग्नोर कर देता है, फिर सुहानी को देखने लगता है। जो गुस्से में अपने खाने को खा रही थी वो मोक्ष की तरफ एक नज़र भी नहीं देख रही थी। मोक्ष उससे नज़रें हटाकर आर्यन को देख अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, छोटे, आज से रैबिट और गीता भी कॉलेज जाएंगे, उन्हें भी अपने साथ लेते जाना और उनका ध्यान रखना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए अगर मैं कॉल नहीं उठाया तो केविन को करना। याद रहे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आर्यन उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देता है। मोक्ष एक नज़र सुहानी को देखता है, जो अभी उसे एक नज़र नहीं देख रही थी। वो अपनी नज़र हटा वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसे पता था सुहानी उससे नाराज़ हो गई, लेकिन उसके पास सुहानी को मनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी। वो जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वो सुहानी को कॉलेज खुद छोड़ना चाहता था, पर ये उसके इम्पोर्टेंट क्लाइंट थे, इसलिए उसको जाना ज़रूरी था। मोक्ष के जाने के बाद सुहानी दरवाजे की तरफ देखती है, फिर अपने मन में बोली, एक बार भी बात नहीं की, अब मैं भी बात नहीं करूँगी। ये बोल मुँह बना लेती है और सब उसे ऐसा देख मुस्कुराने लगते हैं। निहारिका जी सुहानी की तरफ एक बॉक्स पकड़ाते हुए बोली, बेटा, ये है मेरे और राज जी की तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। सुहानी वो बॉक्स लेती है और उसे खोल के देखती है। उसमें डायमंड का नेकलेस और डायमंड की इयररिंग्स थी। निहारिका जी सुहानी से बोली, बेटा, ये हमारे खानदानी हार है। ये मुझे मेरी सास ने तब दिया था जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, और अब तुम इस घर की बहू हो तो ये अब तुम्हारा हुआ। सुहानी उसे देख खुश होते बोली, मम्मा, ये कितना खूबसूरत है, सच में ये मेरा है। निहारिका जी हाँ में अपना सिर हिला देती है। सुहानी अब उनको गले लगाते हुए नम आंखों से बोली, मम्मा, ये मेरी लाइफ का पहला गिफ्ट है जो किसी ने पहली बार मुझे दिया है। निहारिका जी उसकी बात सुन उसके सिर को सहलाते बोली, नहीं बेटा, उदास नहीं होते, अब तुम्हें सब गिफ्ट देंगे। सुहानी उनसे दूर हो जाती है और राज जी के पास आकर उनको भी गले लगाते हुए बोली, थैंक यू पापा, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। राज जी उसके सिर में हाथ फेरते बोले, ये तुम्हारा नेक था बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है। आर्यन भी उसके पास आकर बोला, बन्नी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सुहानी उसे देखती है, वो एक बॉक्स था। सुहानी आर्यन को देख बोले, आरो, इसमें क्या है। आर्यन, खुद खोल के देख लो। सुहानी उसे खोल के देखती है तो उसमें एक स्मार्ट वॉच थी। सुहानी उसे देख आर्यन को गले लगाते बोली, थैंक्स। आर्यन ने भी उसे हग करते हुए बोला, वेलकम बन्नी। कमन भी सुहानी को एक बॉक्स पकड़ाते बोला, प्रिंसेस, ये मेरी तरफ से, मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, पर मुझे यही समझ में आया। सुहानी उसे खोल के देखती है, जिसमें आईफोन 30 प्रो था, जिसे देख सुहानी खुश हो जाती है और केविन को गले लगाते बोली, थैंक यू सो मच भाई। मेरे पास कभी खुद का फ़ोन नहीं था, अब मेरे पास भी खुद का पर्सनल फ़ोन है। थैंक यू सो मच भाई। केविन उसकी बात सुन मुस्कुराने लगता है और उसके सिर को सहलाने लगता है कि तभी उसे गिफ्ट देती है। उसने उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। आरोही सुहानी के पास आकर बोले, आई एम सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था भाई ने शादी कर ली है। नहीं, मुझे तो रात को ही पता चला था, इसीलिए मैं कुछ नहीं ला पाई, पर पक्का शाम को दे दूँगी। सुहानी उसकी बात सुन उसे भी गले लगाते बोली, कोई बात नहीं। आर्यन सुहानी गीता को देखते बोला, ओके, अच्छा जल्दी जाओ, अब दोनों तैयार होकर आओ, कॉलेज भी तो जाना है। अगर नहीं गए तो पता है ना भाई, शाम को सबकी क्लास लगाएंगे। सुहानी मोक्ष का नाम सुनकर मुंह बनाते बोली, रहने दो, उनको बहुत गंदे हैं वो डेविल, मेरी खीर भी खा गए और गिफ्ट भी नहीं दिए। अब सुहानी की बात सुन ना में अपना सिर हिला देते हैं, फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राज जी, निहारिका जी तो पहले ही वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ केविन सुहानी को गिफ्ट देने के बाद ही वहाँ से निकल गया था, क्योंकि उसे मोक्ष के साथ जाना था। केविन गाड़ी चला रहा था और मोक्ष पीछे बैठे फ़ोन में देख रहा था। केविन ड्राइव करते हुए फ्रंट मिरर से मोक्ष को देख के बोला, तुमने वो नमक वाली खीर क्यों खाई और उसे बताया क्यों नहीं कि खीर में नमक है। मोक्ष ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसके हाथ जो फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे थे एकदम से रुक जाते हैं और वो केविन को देखने लगता है। केविन भी उसे ही देख रहा था और उसके जवाब का वेट करने लगता है। मोक्ष अपना फ़ोन साइड रख कर अपना सिर सीट से टिका देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वो जैसी आंखें बंद करता है उसे सुहानी का मासूम चेहरा दिखने लगता है। उसका चेहरा देखते ही मोक्ष के फेस में छोटी सी स्माइल आ जाती है। मोक्ष की आंखें अब भी बंद थी और वो आंखें बंद करते हुए बोला, क्योंकि उसने पहली बार किसी के लिए इतने प्यार से कुछ बनाया था। वो कितनी खुश थी जब आर्य ने उसकी खीर की तारीफ की थी। मैं नहीं चाहता था उसे पता चले कि उसने गलती से खीर में नमक मिला दिया है।
अगर उसे पता चलता तो पक्का वो उदास हो जाती या शायद रोने भी लगती, और मैं उसके चेहरे में उदासी और आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसकी बात सुन केविन मुस्कुराते बोला, बहुत प्यार करता है ना उससे। मोक्ष ने जैसे ही केविन की बात सुनी एकदम से अपनी आंखें खोल देता है। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था। वह इमोशनलेस होकर केविन को देख रहा था। उसके कानों में बार बार केविन के कहे गए शब्द गूंज रहे थे, बहुत प्यार करता है ना उससे। उसे बस यही शब्द सुनाई दे रहे थे। केविन उसे खुद को घूरता देख पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मोक्ष ने उसे वैसे ही इमोशनलेस होकर पूछा, तुमने अभी क्या कहा? केविन उसे अजीब नजरों से देखते बोला, क्या कहा? वही कहा जो तुम्हारी आंखों में दिखता है। व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू सी इन माई आईज? मोक्ष ने अब दांत पीसते बोला। केविन फ्रंट मिरर से उसके चेहरे को देखते बोला, यही कि तुम सुहानी को बहुत प्यार करते हो। जब भी तुम उसके साथ रहते हो तो तुम वो हार्टलेस तब मोक्ष खुराना नहीं होते हो जिसे पूरी दुनिया जानती है, बल्कि वो मोक्ष खुराना बन जाते हो जो बहुत केयरिंग और पॉजिटिव है, जिसे कोई नहीं जानता। केविन की बात सुन मोक्ष उसे अपनी नज़र फेरते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। केविन अपना ध्यान ड्राइविंग में रखते हुए बोला, क्यों नहीं करते हो प्यार? मोक्ष अब उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, या यूं कहें उसके पास खुद इस सवाल का जवाब ही नहीं था। हाँ, ये सच था, जब भी वो सुहानी के करीब जाता था तो उसे अपने अंदर अलग सा एहसास होता था, पर वो एहसास क्या थे उसे खुद पता नहीं था। अगर उसे पता भी होता तो हमारे मोक्ष खुराना उसे ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? मोक्ष फिर से अपनी सीट में सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर देता है। केविन भी उसके मन में चल रहे उधेड़-बुन को समझ रहा था। उसे पता था मोक्ष सुहानी को प्यार करता है, लेकिन ये बात इतनी आसानी से मानेगा नहीं, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कहता और सामने देख ड्राइव करने लगता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। आर्यन, सुहानी, गीता और आरोही के साथ कॉलेज आ गया था। आरोही भी अब यहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने वाली थी। सुहानी और गीता जैसे ही कॉलेज को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो दोनों तो आज पहली बार इतने बड़े कॉलेज में आए थे। उन्होंने अपनी 12th भी वही आश्रम के छोटे से स्कूल में की थी। आज वो पहली बार इतने बड़े कॉलेज में आए थे। आर्यन दोनों का मुंह अपने हाथ से बंद करते बोला, मुंह बंद करो, अभी तो तुम दोनों ने इसे बाहर से ही देखा है, जब अंदर से देखोगे तो पता नहीं क्या करोगे। आर्यन उन दोनों का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। आरोही भी उनके पीछे आ जाती है। सुहानी, गीता जैसे जैसे अंदर जा रही थी उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि वो कॉलेज सच में बहुत बड़ा और खूबसूरत था। उन दोनों को तो बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज को देखकर आर्यन आज उन दोनों को बस कॉलेज ही घुमाता है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर। आर्यन अब उन दोनों को कैंटीन साइड ले जाता है। अब तक पूरा कॉलेज घूमकर सबको भूख भी लग गई थी। आर्यन सबके लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है। थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर भी आ जाता है। अब चारों खाने लगते हैं। आर्यन पास्ता खाते हुए सुहानी से पूछता है, बन्नी तुम भाई से नाराज़ हो क्या? सुहानी आर्यन की बात सुन गुस्से में बोली, हाँ मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। उन्होंने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया और मेरी पूरी खीर भी खा ली, मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया। देखना अब मैं उनसे बात नहीं करूंगी। आर्यन, गीता, आरोही सुहानी को देखने लगते हैं, जो सच में बहुत गुस्से में लग रही थी। गीता सुहानी को देख बोली, सुहानी किसी पर बिना जाने इतना गुस्सा भी मत होया कर, तुम्हें पता भी है सर ने तुम्हें खीर क्यों नहीं खाने दी? सुहानी गीता की बात सुन उसको देखने लगती है और ना में अपना सिर हिला देती है। गीता उसे देख बोली, क्योंकि तुमने जो खीर बनाई थी उसमें नमक था, शायद तुम्हें गलती से खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया था और सर ने वो नमक वाली खीर फिर भी पूरी खा ली बिना कोई शिकायत के। उन्होंने तुम्हें वो खीर इसीलिए नहीं खाने दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम उदास हो जाओ। ये सोचकर उन्होंने तुम्हें वो खीर नहीं खाने दी। गीता ने उसे अब सब सच बता दिया था। सुहानी को जैसे ही पता चला तो उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं और वो रोते बोली, उन्होंने वो नमक वाली खीर कैसे खाई और मुझे कुछ बोला भी नहीं। सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो मोक्ष से नाराज हो गई और उसे एक नज़र देखा तक नहीं। आर्यन उसे ऐसे रोता देख बोला, बन्नी तुम रो क्यों रही हो? सुहानी उसे देख के बोली, मैंने हबी को बहुत हर्ट किया है, अब मैं क्या करूं? आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करो, क्यों ना तुम भाई के ऑफिस में जाकर उनसे माफ़ी मांग लो। आर्यन की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। एमके इंडस्ट्रीज। मोक्ष की कार एमके इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकती है। मोक्ष कार से बाहर आता है। उसके फेस में इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। वो बड़ी रोब के साथ कार से बाहर आता है। केविन कार को पार्किंग एरिया में लगाता है, जो सिर्फ मोक्ष की कार के लिए बनाई गई थी। मोक्ष वहां से अपने पर्सनल लिफ्ट से 5th फ्लोर का बटन प्रेस करता है। केविन भी उसी के साथ था। मोक्ष की ये खुद की कंपनी थी, जबकि मोक्ष का खुद का फैमिली बिजनेस खुराना कॉरपोरेशन था। मोक्ष के पापा चाहते थे कि मोक्ष उनका फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन मोक्ष ने खुद का अलग बिजनेस खड़ा किया था, जो आज एशिया का नंबर 1 बिजनेस था। मोक्ष अपने फ़ोन में देखते हुए केविन से बोला, क्लाइंट आ गए। केविन मोक्ष को देख के बोला, यस बॉस, उनको आए हुए 10 मिनट हो गया है और वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आपका ही वेट कर रहे हैं। मोक्ष बस हाँ में सिर हिला देता है और फिर अपने फ़ोन में ईमेल चेक करने लगता है।
कुछ ही देर में लिफ्ट का डोर ओपन होता है और मोक्ष जिसने अपनी आंखों में ग्लासेस लगाए हुए थे वो उनको निकाल के अपने कदम सीधा अपने कैबिन की तरफ से बढ़ा देता है। मोक्ष अपने कैबिन में आता है और अपने किंग साइज चेयर में बैठ जाता है। कैबिन पे उसके पीछे आ जाता है। मोक्ष कैबिन को देख बोला, मिस्टर खन्ना की फाइल ले आओ। कैबिन हाँ में सिर हिला देता है, फिर किसी से मिस्टर खन्ना की फाइल मंगवाता है। करीब 5 मिनट बाद मोक्ष के कैबिन के डोर नॉक होते हैं। मोक्ष अपनी रोकदार आवाज़ में कमिंग बोलता है। उसकी परमिशन मिलते ही एक लड़की मोक्ष के कैबिन में आती है। वो लड़की जैसे ही अंदर आती है, उसकी नज़र सीधे मोक्ष पे जाती है। ये वही लड़की थी जो ग्रुप मीटिंग में थी और सुहानी को नफ़रत से देख रही थी। उस लड़की से फाइल ले उसे जाने को कहता है, लेकिन वो लड़की अब भी वहीं खड़ी रहती है और मोक्ष को एकटक देखती रहती है। लेकिन मोक्ष ने जब से वो आई उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा था। उस लड़की ने भी ये बात नोटिस की थी, जिससे उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस दी थी। काव्य ने जब देखा वो लड़की अब भी अपनी जगह में ही खड़ी है, तो उसने उसकी तरफ देखकर बोला, नेहा तुम्हें मैंने जाने को कहा ना। वो लड़की जिसका नाम नेहा अग्रवाल था। उसने जब केविन की बात सुनी अपने होश में आकर उसे देखा। केविन भी उसी को देख रहा था। केविन ने इस बार अपनी सर्द आवाज में कहा, आई सेड गेट आउट ऑफ हियर। नेहा को केविन को देख बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर एक नज़र मोक्ष को देख वहां से बाहर आ जाती है। केविन उसे जाते हुए देख रहा था। केविन को उसे देख नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उसे नेहा को देख ऐसा महसूस हो रहा था कि पक्का उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। केविन के पास एक स्पेशल टैलेंट था, जबकि वो किसी को देखता था तो उसकी आंखों को पढ़कर बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है और वो उसके लिए सही है या गलत, उसे हमेशा से पता चल जाता था। नेहा जब बाहर आई तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, इस असिस्टेंट को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तो मुझे मोक्ष को अपना बनाने के बारे में सोचना होगा। नेहा कुछ सोच के मुस्कुराने लगती है और कहती है, मोक्ष खुराना तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, तुम्हें मेरा होना ही होगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोल नेहा की आंखों में अलग ही पागलपन दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पक्का वो कुछ तो करने वाली थी। केविन ने नेहा को देख सही अंदाजा लगाया था। अब देखते हैं नेहा अपने मकसद में कामयाब होती है या नहीं। मोक्ष केविन को खोया हुआ देख बोला, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए हो? उसकी बात सुन केविन होश में आते हुए बोला, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है नेहा तुम्हारे लिए पागल है। मैंने उसकी आँखों में तुम्हारे लिए एक आग देखी है। मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मोक्ष केविन की बात सुन उसे एकटक देखने लगता है। वो जानता था कि केविन के सेंस कभी गलत नहीं होते हैं। मोक्ष अपनी चेयर से पीछे होकर बैठ जाता है, फिर केविन को देख के बोला, नज़र रखना उस पर। केविन भी हाँ में सिर हिला देता है। फिर दोनों वहाँ से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ आ जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम मोक्ष कॉन्फ्रेंस रूम में आता है और एक नज़र सामने देखता है जहाँ 2 लोग बैठे हुए थे। मोक्ष उनको देख अपनी हेड चेयर में आकर बैठ जाता है और वो दोनों जैसे ही मोक्ष को आता देखते हैं तो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और मोक्ष को ग्रीट करते हैं। मोक्ष उनको देख बैठने को कहता है तो वो दोनों अब अपनी चेयर में बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही उन दोनों में से एक शख्स जिसकी उम्र 30 साल की होगी, वो मोक्ष को देखकर बोला, मिस्टर खुराना मैंने आपको अपनी प्रोजेक्ट की फाइल भिजवाई थी। आपकी प्रोडक्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। मैंने अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स आपके असिस्टेंट को सेंड कर दी थी। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मुझे पता है आप जैसे टॉप बिजनेसमैन मेरी जैसी छोटी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहते होंगे। बट आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू फाइंड द products of my company right, then I hope that you will give me a chance to prove myself. I promise you that I will fulfill a partnership with full honesty. इतना बोल वो शख्स चुप हो जाता है और मोक्ष के जवाब का इंतज़ार करने लगता है। मोक्ष उसकी बात को अच्छे से सुन रहा था। उसने एक बार केविन की तरफ देखा जो उसी के बगल में बैठा था। केविन ने भी मोक्ष को देख और अपनी पलकें झपका दी थी। मोक्ष ने अब उस शख्स की तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, मिस्टर दक्ष खन्ना, अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो भी जाऊं तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? जैसा कि आपने कहा आपकी कंपनी मेरी कंपनी की बराबरी में नहीं है। अगर मैंने आपके साथ कोलैबोरेशन कर भी दी तो मेरा इसमें क्या प्रॉफ़िट होगा? आप जानते ही होंगे कि मोक्ष खुराना कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मोक्ष की बात सुन वो शख्स जिसका नाम दक्ष था वो मोक्ष को देखने लगता है। फिर हल्का मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ मिस्टर खुराना कि आप कभी घाटे का सौदा नहीं करते। मैंने कहा था ना, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, जो ज़ाहिर-सी बात है ये भी सुना ही होगा। दक्ष अब मोक्ष की आँखों में देखते बोला, मिस्टर खुराना आप मुझे 3 महीने का टाइम दे दीजिए।
अगर मैं इन 3 महीनों में खुद को प्रूफ़ नहीं कर पाया तो मेरी जो डीके कंपनी है, मैं उसे आपके नाम कर दूँगा। मोक्ष उसे देख बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूँ? मोक्ष की बात सुन दक्ष अपने असिस्टेंट दीप की तरफ देखता है, तो उसका असिस्टेंट हाँ में अपना सिर हिलाकर अपने बैग से कुछ पेपर निकाल केविन को देता है। तो केविन उन पेपर को उसे लेकर पढ़ने लगता है, फिर मोक्ष को देखता है। दक्ष मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, ये मेरी कंपनी के पेपर है, जिसमें साफ लिखा है, अगर मैं इन 3 महीनों में आपकी कंपनी को कुछ भी घाटा होता है या मेरे द्वारा आपकी कंपनी का कोई भी नुकसान होता है, तो हमारी ये कोलैबोरेशन को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही डीके कंपनी आप अपने नाम कर सकते हैं। सॉरी गाइस, मुझे बिज़नेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। थोड़ा बहुत जितना पता है लिख दिया है, बुरा मत मानना, कहीं पर कोई गलती हुई तो मोक्ष उसकी बात सुन डबल स्माइल करने लगता है। मोक्ष जानता था दक्ष जो कह रहा है वो सच कह रहा था। मोक्ष उसकी आँखों में इतना कॉन्फिडेंस देखकर डबल स्माइल करने लगता है। मोक्ष अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और उसी के साथ केविन, दक्ष और उसका असिस्टेंट दीप भी खड़े हो जाते हैं। मोक्ष एक नज़र केविन को देख बिना कुछ बोले कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाता है। दक्ष केविन को देख बोला, मिस्टर खुराना बिना जवाब दिए ही चले गए, इसे मैं उनकी हाँ समझूं या ना? केविन उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, उनकी हाँ है, मैं पेपर रेडी करवाता हूँ। दक्ष उसकी बात सुन मुस्कुराते बोला, ओ थैंक यू, और मिस्टर खुराना को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। केविन उसकी बात सुनकर बोला, सर इंसान का काम देखते हैं, शुक्रिया नहीं, उन्हें ये शुक्रिया नहीं सुनना होता है। दक्ष उसकी बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देता है, फिर अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आ जाता है। केविन भी पेपर रेडी कराने चला जाता है। मोक्ष अपने केबिन में आता है और अपनी चेयर में आकर बैठ जाता है। वो किसी को कॉल करके अपने लिए एक कॉफ़ी मंगवाता है। 5 मिनट बाद मोक्ष केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। मोक्ष अपनी कोल्ड आवाज़ में कम इन कहता है, तो एक आदमी अंदर आता है और उसके सामने डेस्क में उसकी कॉफ़ी रख देता है। मोक्ष एक नज़र कॉफ़ी को देखता है, फिर उस आदमी को, जो 45-50 साल के आसपास का होगा, वो यहाँ का प्यून था। मोक्ष उसकी तरफ देख के उसे जाने को कहता है, तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मोक्ष कॉफ़ी उठाकर पीने लगता है और अपना काम करने लगता है। मोक्ष एक फाइलें उसे रीड कर रहा था कि तभी उसे अजीब-सा महसूस होने लगता है। उसे अपने शरीर में गर्मी होने लगती है। मोक्ष अपना कोट उतार देता है और अपनी टाई की नोट को ढीला करके अपने शर्ट के 3 बटन खोल देता है। मोक्ष को बहुत बेचैनी होने लगती है। उसके माथे से हल्का-हल्का पसीना भी निकलने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे अचानक ये क्या हो गया है। मोक्ष अपनी चेयर से उठ जाता है और एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि उसे बहुत गर्मी होने लगी थी। मोक्ष जैसे ही अपने डेस्क से उठता है, तो उसकी नज़र कॉफ़ी कप पर जाती है, तो उसकी आँखें डार्क हो जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि किसी ने उसकी कॉफ़ी में ज़रूर कुछ मिलाया है। पर ऐसा कौन कर सकता है, उसे समझ नहीं आता। मोक्ष की आँखें अब धीरे-धीरे रेड होने लगती हैं और उसके अंदर बेचैनी और बढ़ने लगती है। मोक्ष सामने रखा पानी का गिलास उठाता है और उसे पीने लगता है। तभी मोक्ष के केबिन का डोर नॉक होता है और कोई अंदर आता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। सुहानी को रोता देख आर्यन सुहानी से कहता है, बन्नी तुम रो क्यों रही हो इतना? शाम को भाई घर आएँगे ना, तो तब उनसे बात कर लेना। अभी प्लीज़ रोना बंद करो। सुहानी उसकी बात सुन आर्यन को गुस्से से देखते बोली, मुझे अभी अपने हब्बे से मिलना है। आर्यन उसकी बात सुन बोला, लेकिन बन्नी भाई तो अभी ऑफिस में होंगे, तुम उन्हें अभी कैसे मिल सकती हो? सुहानी रोते बोली, मुझे नहीं पता, मुझे बस हबी के पास जाना है। इतना बोल सुहानी रोने लगती है। आर्यन उसे इतना रोता देख कुछ सोचने लगता है। गीता और आरोही सुहानी को चुप कराने लगती है। आर्यन सुहानी को देख खुश होते हुए, बन्नी रोना बंद करो, मुझे आइडिया मिल गया है। सुहानी उसकी बात सुन उसकी तरफ देख के बोली, कैसा आइडिया? आर्यन उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों ना तुम भाई से मिलने उनके ऑफिस जाओ और उन्हें सरप्राइज दो। भाई जब तुम्हें देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। आर्यन की बात सुन सुहानी की आंखें चमक जाती है और वो अपनी चमकती आंखों से आर्यन को देख के बोली, तुम सच कह रहे हो? मैं हबी के ऑफिस जाकर उनको सरप्राइज दूंगी, फिर वो मुझसे नाराज नहीं होंगे? आर्यन हाँ में अपना सिर हिला देता है। सुहानी जल्दी से अपनी चेयर से उठकर बोली, फिर मैं अब भी चाहती हूँ उनसे मिलने। इतना बोलो वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आता है और फिर वापस बैठ जाती है। उसके चेहरे में अभी जो खुशी की चमक थी वो अब गायब हो गई थी और अब उसके चेहरे में मायूसी दिख रही थी। गीता उसे मायूस देख बोली, अब क्या हुआ तुझे? अब ये मत बोलना तुम नहीं जा रही। सुहानी रोनी सूरत बनाकर बोली, मैं हबी के ऑफिस कैसे जाऊँ? मुझे तो उनका ऑफिस ही नहीं पता। आर्यन, गीता और आरोही उसकी बात सुन अपना माथा पीट लेते हैं। मतलब हद है इस लड़की का। आर्यन सुहानी को देख के बोला, बन्नी भाई के ऑफिस तुम्हें नहीं पता तो क्या हुआ? ड्राइवर भैया को पता है ना, वो तुम्हें ऑफिस छोड़ देंगे। तुम तो ऐसे मायूस हो रही हो जैसे कि तुम्हें पैदल जाना हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।